कल तक हमने देखा कि बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो एक मिनट, इस चैप्टर में पहले दिन हमने देखा कि गैप मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं इंटरनेशनल और एक होते हैं इंडियन। इंटरनेशनल दो होते हैं, IASC द्वारा इशू, IAS और IASB द्वारा इशूड IFRS। गॉट इट? IFRS एंड IAS दोनों। अब इंडियन गैप में जाएं तो इंडियन गैप में ICAI के द्वारा इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा इशूड ही इंड AS भी हैं। सो वी हैव टू डिफरेंट थिंग्स विद अस नाउ। इसके बाद अपन आए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आप क्या समझते हो। तो हमने कहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट which are issued by government in support of other regulatory body। क्यों? स्टैंडर्डाइज करने में। क्या स्टैंडर्डाइज करना है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किन का? ट्रांजैक्शन का और इवेंट का। क्यों? क्या मतलब ट्रांजैक्शन और इवेंट में क्या स्टैंडर्डाइज कर पाओगे? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। कब रिकॉग्नाइज करूं, किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करूं, कैसे प्रेजेंट करूं, कैसे डिस्क्लोज करूं, उसका स्टैंडर्डाइजेशन ही क्या कहलाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके। क्या फायदे होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के? पहला, अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कमी आ जाती। हेलो। दूसरा, एडिशनल डिस्क्लोजर। अगर स्टेच्यूट में ज्यादा डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा हम एडिशनल डिस्क्लोजर्स को मैंडेटरी कर सकते हैं। देन कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन इटसेल्फ एंड विद इन द इंडस्ट्री बढ़ जाता है। और चौथा, क्रिएटिव अकाउंटिंग का जो भी स्कोप है वो स्कोप क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। एनी डाउट्स? गुड। अब हम आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर और आगे। अब बात आती है स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी 1973 में आई थी, तो इंडिया में भी 1977 में उसी तर्ज पर क्या बन गया था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ASB सबसे पहले कब आ चुका था अस्तित्व में? 1977 में इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आ चुका था, जिसने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी करना शुरू कर दिए थे। तो तभी से तभी से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो जारी करने की प्रोसेस है वो क्या है, जरा अब अपन समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी सबसे पहले एरिया आइडेंटिफाई होता है। अगर आपको कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी करना है तो जैसे लॉ बनाने की प्रोसेस होती है कि नहीं, वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी अपनी प्रोसेस होती है। मान लो अभी अपन बात करें कि साहब क्रिप्टो करेंसी की अकाउंटिंग कैसे होगी, तो भाई अब इस मामले में तो इंडिया में अभी
इस वक्त कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अभी मान लो बोल दिया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्सेशन लाया जा रहा है और इसलिए एग्रीकल्चरल सेक्टर की अकाउंटिंग जरूरी है। भाई साहब अभी तक तो इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर पे अकाउंटिंग ही नहीं हो रही और हमने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक जारी भी नहीं किया कि गेहूं की फसलों की अकाउंटिंग कैसे करूं, गन्ने की फसल की अकाउंटिंग कैसे करूं, कपास की फसल की अकाउंटिंग कैसे करूं, यूकेलिप्टस ट्रीज के फार्मिंग की कैसे करूं, और ये तो हमें वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ गाइडेंस अवेलेबल राइट नाउ। तो सबसे पहले तो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर लाना है तो आइडेंटिफाई करो एरिया को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आइडेंटिफाई करता है कि किस एरिया के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने हैं। जब वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस एरिया के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करना है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक स्टडी ग्रुप। क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? स्टडी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करता है। देश के जितने भी विशेषज्ञ होते हैं, विषय विशेषज्ञ होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अब आप एक काम कीजिए, पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो अकाउंटिंग कैसे की जा रही है, जरा हर देश की क्रिप्टो अकाउंटिंग का एनालिसिस कीजिए, या पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चरल अकाउंटिंग कैसे होती है, ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनमें फसलें उसी टाइप की होती हैं जिस टाइप की इंडिया में होती हैं, तो वहां वो लोग अकाउंटिंग कैसे करते हैं, तो जरा उसको एक बार एनालाइज कीजिए। देन यू नीड टू एनालाइज दैट। वो ग्रुप बनता है, वो स्टडी ग्रुप जो होता है वो ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एक बॉडी टेक्स्ट क्या बनाना चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए, पूरे देश विदेश के जितने भी स्टैंडर्ड होंगे उन सब का अध्ययन करके वो एक मसौदा तैयार करते हैं, एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। और ये ड्राफ्ट जो वो ग्रुप बना करके देता है, वो ड्राफ्ट सर्कुलेट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट के काउंसिल मेंबर को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को, सीबी को, सीएंडएजी को, सीबीडीटी को, और जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइज वाली कमिटीज हैं उन सबको, कि भाई आपके व्यू दो, हमारे ग्रुप ने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के दिया है, अब आपकी क्या राय है इनके द्वारा बनाए गए इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। अब जैसे अगर आप एग्रीकल्चरल अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग करोगे तो आपको नाबार्ड को भी भेजना पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को भी भेजना पड़ेगा, जितने कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको ड्राफ्ट भेजना पड़ेगा कि साहब आप अपने ओपिनियन तो दो कि आपका ओपिनियन क्या है। वो सारे लोग उनके ओपिनियन आपको भेजेंगे। फिर आप स्टेप 4 में मीटिंग करोगे विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्पेसिफिक आउटसाइड बॉडीज टू असरटेन उनके व्यू और ड्राफ्ट। फिर फाइनलाइज करोगे उनके व्यूज को, ड्राफ्ट में शामिल करके आप फाइनल ईडी बनाओगे। ईडी मतलब एक्सपोजर ड्राफ्ट। एक मिनट अपन कर क्या रहे हैं? अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे हैं नया। तो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनेगा? बोले सर पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड प्रॉब्लम डिफाइन करेगा, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एक स्टडी ग्रुप बनाएगा, फिर स्टडी ग्रुप एक ड्राफ्ट बनाएगा, वो ड्राफ्ट हम सब गणमान्यों को भेजेंगे, उनके व्यूज लेंगे, उनके व्यूज के बाद बनेगा एक्सपोजर ड्राफ्ट। क्या बनेगा? और फिर वो एक्सपोजर ड्राफ्ट जो होगा वो हम भेजेंगे किनको? सारे लोगों को, कि आप अपने व्यूज दीजिए। हेलो, पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन कर देंगे। किसको? ईडी को, आम आदमी के ओपिनियन के लिए। फिर उनके भी ओपिनियन ले लेंगे,
उन सारे कमेंट्स जो आपको रिसीव हुए उन्हें भी आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे और फिर बनाओगे फाइनल ड्राफ्ट इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, जो आप काउंसिल में भेजोगे। फिर काउंसिल उस ड्राफ्ट को कंसीडर करेगी और अगर उसमें मॉडिफिकेशन करना हुआ तो करेगी इन कंसल्टेशन विद एएसबी, एंड देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई से इशू हो जाएगा। बार बार एक बात आ रही है कि सर ये काउंसिल क्या होती है। आज आपको ये भी बताना पड़ेगा पहले कि काउंसिल क्या होती है, उसके बाद बात करेंगे। आप लोग जो हो आईसीएआई के अंदर रजिस्टर्ड बच्चे हो। आईसीएआई क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या है? स्टेचुटरी बॉडी है। किसने इनकॉर्पोरेट की? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अंडर स्टेचूट इनकॉर्पोरेट की। इसका काम क्या है? भारत के अंदर अकाउंटिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना, चार्टर्ड अकाउंटेंट को रेगुलेट करना। तो उसके लिए इस आईसीएआई का कोई संचालक मंडल भी तो होना चाहिए ना, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ऐसा। इसका जो संचालक मंडल होता है, इसका जो गवर्निंग बॉडी होती है, उसको बोलते हैं काउंसिल। हमारे देश में इस वक्त करीब करीब 4.25 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये 4.25 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट में से 32 चार्टर्ड अकाउंटेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर जाते हैं कहा? काउंसिल में। समझ में आ रही मेरी बात? डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर कहां जाते हैं? काउंसिल ऑफ आईसीआई में। दे आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एंड देन सेंट टू काउंसिल। आप फाउंडेशन में जब थे तब केमिशा मैडम आई थी आपको एड्रेस करने के लिए शायद। हाँ, शी वॉज काउंसिल मेंबर। वो इन सेंट्रल इंडिया से चुन के गई हैं काउंसिल के अंदर। शी वॉज एक्स नाटा स्टूडेंट, मेरी बैच की थी, तो शी हैज़ बीन इलेक्टेड एज सेंट्रल काउंसिल मेंबर। उससे पहले मनोज फडणवीस सब आए थे, ही इज पास्ट प्रेसिडेंट, वो भी काउंसिल मेंबर रहे थे। तो ऐसे इंदौर से भी काउंसिल मेंबर रहते हैं, ऐसा नहीं कि इंदौर से काउंसिल मेंबर नहीं रहते, रहते हैं। तो 32 काउंसिल मेंबर्स होते हैं। उन 32 काउंसिल मेंबर्स के सामने जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का फाइनल ड्राफ्ट। वो लोग जब उसको अप्रूव कर देते हैं तो बोला जाता है कि भाई जस्ट चलिए। तो हम जो बात कर रहे हैं कि आपके स्टेप 1 क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया। स्टेप 2 क्या है? स्टडी ग्रुप बनाया। स्टडी ग्रुप ने क्या किया? ड्राफ्ट बनाया। वो ड्राफ्ट हमने गणमान्यों को दिखाया, फिर उन्होंने जो बनाया उसके बाद हमने बनाया एक्सपोजर ड्राफ्ट। लो, एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाकर कहाँ दिया? पब्लिक कमेंट के लिए। पब्लिक कमेंट को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। उसके बाद जो बन गया फाइनल ड्राफ्ट, वो कहाँ गया? काउंसिल को। काउंसिल ने फाइनल ड्राफ्ट को सैंक्शन कर दिया, तो क्या बन गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इज दैट क्लियर? तो हमारी पहली स्टेप क्या हुई? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप। तीसरा, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फॉर सर्कुलेशन। चौथा, ascertainment of view of different bodies on draft। पांचवा, फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट। छठा, कमेंट रिसीव्ड ऑन एक्सपोजर ड्राफ्ट। सातवां, मॉडिफिकेशन टू द ड्राफ्ट। और आठवां, इशू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और यही चीज यहां पर भी दी हुई।
तो अब मैं वापस से फ्लो चार्ट बनाकर आपका दिमाग खराब नहीं करना चाहता, कृपया करके इसको यहीं से कॉपी मार देना। आज आपके घर में आपका होमवर्क बहुत बड़ा वाला, कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, लेकिन फिर भी जरा स्टेप समझ लें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया कौन करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप कौन करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। प्रिपरेशन फॉर ऑफ ड्राफ्ट एंड इट्स सर्कुलेशन कौन करता है? स्टडी ग्रुप पहले करता है, फिर स्टडी ग्रुप के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उसको सर्कुलेट करता है। हेलो। फिर एएसबी लोगों के व्यूज लेता है उसके ऊपर। हेलो। और फिर एएसबी ही फाइनल ड्राफ्ट बनाता है किसका? फिर उसके बाद वो एक्सपोर्टर ड्राफ्ट को पब्लिक कमेंट्स के लिए दे दिया जाता है। हेलो। फिर पब्लिक कमेंट से उस ड्राफ्ट को क्या किया जाता है? मॉडिफाई किया जाता है और फिर इशू किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब जरा ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हो जाने के बाद क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी भी कंपनी पर एज इट इज लग जाता है? नो। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, हेलो, आईसीएआई का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है? पहले उसे भेजता है नफरा को। किसको? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को। और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को भेजकर, हेलो, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को भेजता है वो। और फिर नफरा अपने यहाँ उसको इवेल्युएट करता है कि ये कंपनी पर लागू होना चाहिए या नहीं। फिर नफरा जो है उसको नोटिफाई करता है कि हाँ, अब से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल होगा। तो ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल होगा, नहीं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? एक मिनट। सबसे पहले अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा एरिया है जिस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाया जाना चाहिए। उसके बाद स्टडी ग्रुप बनाएगा, स्टडी ग्रुप एक ड्राफ्ट बनाएगा, वो ड्राफ्ट कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भेजे जाएंगे कमेंट के लिए। फिर एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाया जाएगा, फिर उसको पब्लिक कमेंट के लिए ओपन किया जाएगा, फिर पब्लिक कमेंट इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, फिर फाइनल ड्राफ्ट बना के काउंसिल को भेजा जाएगा, फिर काउंसिल उसे पास कर देगी, फिर वो लग जाएगा। लेकिन कंपनी पर वो तब लगेगा जब नफरा उसे नोटिफाई कर देगा। एनी डाउट्स? फालतू बातें नहीं करना, अब आगे बढ़ते हैं। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं भाई साहब? 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, जिनमें छठा नहीं है, स्वर्गवासी हो गया, छठा है ही नहीं। आठवां भी नहीं है, वो भी स्वर्गवासी हो गया, है ना? तो दो तो मिलेंगे नहीं आपको, ना छठा मिलेगा ना आठवां मिलेगा, बस बाकी सारे हैं। क्यों है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कितने हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? देखो सर, पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, दैट इज अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जो आपको बताता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर होना चाहिए। दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जो आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में बताता है। तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपको बताता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेंगे। चौथा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि बैलेंस शीट डेट के बाद अगर कोई इवेंट होता है तो उनकी अकाउंटिंग कैसे करें, उसके लिए होता है कॉन्टिजेंसीज इन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, जो आपको नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताता है, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम के बारे में बताता है, प्रायर पीरियड आइटम के बारे में बताता है, इसलिए उसका नाम है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, जो मर गया। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, जो ये बताता है कि जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो उनके अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। आठवां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही नहीं,
जब आप सेल ऑफ गुड्स करते हो, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज करते हो, इंटरेस्ट रॉयल्टी डिविडेंड कमाते हो, तो इनकी अकाउंटिंग कैसे करें? तो उसके लिए हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रख दिया, नाम रखा रेवेन्यू रिकॉग्निशन। फिर हमने कहा भाई अब हमारे यहाँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीद के लाएंगे, फर्नीचर खरीद के लाएंगे, तो फिक्स एसेट की अकाउंटिंग कैसे करना है? टेंजिबल फिक्स एसेट की अकाउंटिंग करने के लिए आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जिसको बोला पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद आया कि भैया फॉरेन एक्सचेंज में भी हम डील करते हैं, फिर फॉरेन एक्सचेंज में फ्लक्चुएशन भी होते हैं, तो अकाउंटिंग फॉर इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रेट करके हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 लाए। फिर हमसे कहा गया कि भाई साहब बहुत सारी ऐसी एंटिटीज होती हैं जिनके यहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ग्रांट के रूप में, तो गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 लाए, जिसका नाम है गवर्नमेंट ग्रांट। उसके बाद आया इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए, तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अमल कमीशन की अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। बोरोइंग कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। सेगमेंट रिपोर्टिंग कैसे करनी है, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। रिलेटेड पार्टीज के डिस्क्लोजर कैसे देना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए, उसके लिए एस 18। लीजेस की अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसके लिए 19। अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करना, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना सब्सिडरी के साथ, उसके लिए 21। इनकम टैक्स की अकाउंटिंग कैसे करना, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। एसोसिएट की अकाउंटिंग कैसे करना, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो जाए तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। इनटेंजिबल्स के बारे में अकाउंटिंग करनी हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। जॉइंट वेंचर के बारे में अकाउंटिंग करनी है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। असेट के इंपेयरमेंट के बारे में बात करनी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिजेंट एसेट के बारे में अकाउंटिंग करनी हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। तो इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके पास अवेलेबल है, और आपको ये सारे के नाम भी याद होना चाहिए, नंबर भी याद होना चाहिए, और सभी आपके कोर्स में। कोई एक आध तो होगा का जो नहीं हो, सब है, सारे याद हो जाएंगे हमको। देख लेना यार, देखना क्या है, हो जाएंगे। हमारे कोर्स में कौन कौन से यार सर, यार बताओ ना यार। देखो बेटा तुम, ये देखो, ये दिया चैप्टर 4 में इतने, चैप्टर 5 में इतने, चैप्टर 6 में इतने, चैप्टर 7 में इतने, चैप्टर 8 में इतने, चैप्टर 9 में इतने, चैप्टर 10 में इतने। देख ले बेटा, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर वाइज डाल दिए। चैप्टर 4 मेरे को पढ़ाना है, चैप्टर 5 नाटा सर पढ़ाएंगे, उसमें भी दो मैं पढ़ाऊंगा, 19 और 28। चैप्टर 6 में नहीं पढ़ाना है। चैप्टर 7 में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाटा सर पढ़ाएंगे, बाकी मैं पढ़ाऊंगा। चैप्टर 8 में नहीं पढ़ाना है। चैप्टर 9 नाटा सर ने पढ़ाना है। चैप्टर 10 नाटा सर जिंदाबाद, बढ़िया, ऐसे ऐसे चैप्टर पढ़ाएंगे। चलो, स्टेटस क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, देख रहे भाई। अब हम समझ गए कि याद हैं आपको सारे, नहीं तो तुम लोग क्या सोच रहे हो, तुम लोग मेरे पास अंतिम क्राउड हो जो मेरे ज्ञान का प्रदर्शन मैं सिर्फ तुम पे ही करूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, उसके बाद भी पढ़ाऊंगा, क्या टेंशन ले रहे हो तुम। आओ आगे बढ़ते हैं। लेकिन तुम्हें भी याद होना चाहिए, तुम्हें भी याद होना चाहिए, उसके पहले मुझे ये प्रदर्शित करना जरूरी है कि वो याद रह सकते हैं। हेलो, एक सांस में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलना पड़ेंगे, तो आप इंटरमीडिएट के लायक हो। किसी किसी बोलना पड़ेंगे, बोलना पड़ेंगे पूरे। ऐसा भी नहीं कि सब्जेक्ट में क्या क्या है मैं बोल दूं अंदर, ना।
और ऐसा भी नहीं कि पहले से लेके 29 तक, 29 से पहले तक भी याद होना चाहिए। नहीं हो पा शट अप, नहीं हो पाएगा वाला तो कोई कारण ही नहीं। करवा दोगे याद, मैं करवाऊंगा, मैंने ले लिया है ठेका आपका, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बात आती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपने डेवलप कर रखे हैं, इनकी अथॉरिटी क्या है? देखो यार, मैं कौन हूं? ये मैं अगर किसी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी, क्लब, किसी का भी ऑडिट कर रहा हूं, यानी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन कर रहा हूं, और मान लो उस एंटिटी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगा रखे हैं, तो मैं अपनी रिपोर्ट में लिख दूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। और अगर मैंने लिख दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, तो फिर उन पे भरोसा करेगा कौन? हेलो। तो बात आती है कि क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी हैं? हाँ, इन अ वे दे आर मैंडेटरी। अब एक बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी में कैसे लगेंगे वो बात छोड़ दो, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लगवा ही लेगा। अदर देन कंपनी की बात करूं, तो क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर एंटिटी पे एप्लीकेबल है? हाँ, ओके। नहीं फॉलो करेंगे तो ऑडिटर बोलेगा कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते। सर अगर ऐसा हो कि अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई ट्रीटमेंट दे रहा है और कोई लॉ कोई और ट्रीटमेंट दे रहा है, और दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, तो लॉ की बात मानेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की? लॉ की। तो एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो एक स्माइली आपका रिकॉर्ड हो जाना चाहिए आपकी कॉपी में। As issued by ASB of ICI applies to company only when NAFRA notifies the same. NAFRA मतलब नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अच्छा, नफरा
एज इट इज अप्लाई करता है कि कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकता है? इट डिपेंड्स ऑन नफरा, मॉडिफिकेशन करना होगा तो कर भी सकता है। चलिए अब बात आती है, एंड दैट इज जब ग्लोबल सिनेरियो चेंज हुआ है तब से इंडियन एंटिटीज को फॉरेन से इंटरनेशनल मार्केट से फंड रेज करने की इच्छा हुई। तो अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से फंड रेज करना चाहते हो तो आपको कन्वर्जेंस करना पड़ेगा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ। हेलो, अगर आप चाहते हो कि इंटरनेशनली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेबल दिखें तो आपको ग्लोबल लेवल पर जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो यूनिफॉर्मिटी हो जाए, कंपैरेबिलिटी हो जाए, ट्रांसफरेबिलिटी हो जाए तो आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड पे जाना पड़ेगा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अगर आप अपनी फर्म में चाहते हो तो आपको ग्लोबल होना पड़ेगा। ये फालतू बातें अपने को करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे उसके पहले पढ़ के जाएंगे, सुबह पढ़ेंगे, दोपहर में लिखेंगे, शाम को भूल जाएंगे अगर आ गया तो, है ना? इतना पागलपन अपने में नहीं है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कौन है मैं आपको बता चुका हूं। पागलपन की हदें पार करते हुए जाने क्या क्या दिया हुआ है। इंटरनेशनल आईएफआरएस कौन इशू कर रहा है? आईएएसबी आईएएससी ने इशू कर रखे थे, फिर इनने अडॉप्ट कर लिए। ये रामायण में पहले ही आपको गा चुका, इसे यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं आईएफआरएस कंप्लायंट बनना है तो क्या करना पड़ेगा, ये भी मैं आपको बता चुका। या तो क्या कर दो, अडॉप्शन कर लो, या तो क्या कर लो, तो आपको बोलेंगे एडॉप्शन मतलब country set specific timetable when specific will be required to use IFRS and all that. Convergence means the country will develop high quality compatible accounting standard and there would be alignment of the standard of different standard setters को करते हैं। Ind AS are almost similar to IFRS but few carve outs so as to make them suitable for इंडियन एनवायरमेंट। ओके, तो कन्वर्जेंस ऑफ आईएफआरएस रिजल्ट्स से, कन्वर्जेंस से क्या बेनिफिट मिलेगा? इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इंटर यूनिट, इंटर फर्म, इंटर इंडस्ट्री कंपैरिजन बढ़ेगा, ग्रुप कंसोलिडेशन में मदद मिलेगी, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड आपको फाइंडिंग मिलेगी। वही की वही बकवास चौथी बार वापस। कार्व आउट और कार्विन क्या होते हैं? सो कार्व आउट एंड कार्विन किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात है कि आप जब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को एज इट इज नहीं लगाते हो और उसमें कुछ जोड़ते हो और कुछ घटाते हो, हेलो, तो जब आप जोड़ते हो तो उसे हम कहते हैं कार्विन और जिसे आप हटाते हो उसे हम बोलते हैं कार्व आउट। हेलो, नाउ कुछ चेंजेस इंडिया में क्या किए गए? सर, इंडिया में क्या हुआ कि बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, वेरियस टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू चेंजेस हैव बीन मेड टू मेक इट कंसिस्टेंट विद टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन लॉ। जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमने यूज किया इन प्लेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बजाय क्या बताते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्यों? क्योंकि हमारा लॉ जो है वो यही कहता है। हेलो, हमारा जो लॉ है वो यही कहता है। Removal of option in accounting principle and practice. Removal of option in accounting principle and practices in Ind AS vis IFRS has been made mainly consistency and comparability. फालतू की बातें कर रहे हैं अब आपसे, पूरी थ्योरी डाल दी कहीं से भी उठा के, जिसको वो बता रहे कि क्या करना है। जब आप इंड एस पढ़ोगे फाइनल में आके, हेलो, तो जब आपको एफ आर पढ़ाया जाएगा उस समय ये बताया जाएगा कि बेटा एस से ये कितना डिफरेंट है। तो आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल काट दो
और भूल जाओ। मैंने जितना बताया उतना मैं लिखवा देता हूँ, बात खत्म हो गई। इन्होंने दिया है कार्विन और कार्व-आउट्स। The differences which are in deviation to the accounting principle and practice stated in IFRS are commonly known as carve-outs, and additional guidance given in Ind AS over and above what given in IFRS is known as carve-in। जो अपने काम की चीज़ है अपन वो लिखेंगे। आइए, मैं आपको ऐसा नहीं कि ये टॉपिक ही छुड़वा दूंगा, नो, आपको ये टॉपिक लिखवाऊंगा। कैसे, वो यहाँ देख लीजिए, लिखिए। ग्लोबलाइजेशन, सॉरी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड। जस्ट आज का भी था, नहीं होता ना, मेरे ऐप ही नहीं है। आपको क्या करके भेजूं? ठीक है, मैं अभी मतलब आ जाके क्लियर कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, अभी तो कुछ नहीं करना बाकी। ठीक, चल, ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड के बारे में अपन बात कर रहे थे। एंड व्हाट इज दैट? पहले जो लिखा है था वो भी बता दो एक बार। हाँ बेटा, तू जब उठ के बैठ जाए तब तो बता दो। देख लेना ना, अभी ये रिकॉर्डिंग देख लेना। ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड, ग्लोबलाइजेशन calls for India to become IFRS compliant country. Means business reporting entities of India should become IFRS compliant. Should comply with. There are two approaches available for a country to become IFRS. One, adoption. Two, convergence. Convergence means
by having carve in and carve outs. ये उनकी पूरी बकवास का जवाब है। बकवास तो आपने मर्केंटाइल लॉ में भी देखी थी, बिजनेस लॉ में भी। डन। इन इंडिया which are nearly similar to क्या इशू की हमने इंडिया में? इंडेस, एस नहीं, इंडेस। एस हमारे इंडिया में ओल्ड जनरेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो इंटर में सारे ओल्ड जनरेशन स्टैंडर्ड है और इन्हीं की बेसिस पर फिर आपको पढ़ना पड़ेगा फाइनल। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटर में कमजोर रख दिए तो फाइनल तो बर्बाद है आपका। बहुत क्लियर है, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे पकड़ होना बहुत जरूरी है। इन इंडिया it is decided to become IFRS compliant through convergence, and ASB of ICI issued Ind AS which are nearly similar to IFRS.
prescribing more treatment which are not there in IFRS, and carve out में लिखा हुआ है departing from few treatment which are there in IFRS, preparing high quality standard on the basis of IFRS which are nearly similar to IFRS. चलिए, तो ये पगलेपने की जो बात यहां कही गई थी ढेर सारी, उसको एक जगह हमने उतार दिया. चलिए, कन्वर्जेंस ऑफ IFRS इन इंडिया हो चुका. ICAI ने कन्वर्जेंस टू IFRS किया, एडॉप्शन नहीं किया. एप्लीकेशन ऑफ IFRS इन इंडिया, फालतू बात. व्हाट आर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी तो लिखवाया मैंने आपको. इंड एस क्या है? ओके. हिस्ट्री ऑफ IFRS कन्वर्ज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अरे तुम जाओ यार, फालतू बातें करवा लो 50. इनके नाम नहीं याद कराओगे, जो काम जाए जो करवाना है वो वहां करवाएंगे, जो काम यहाँ करना ही नहीं हो काय को करेंगे. अब बात आती है इंड एस कब कब किस किस पर कैसे कैसे अप्लीकेबल है. अब आपने ये तो देख लिया कि इतनी जाति के गैप आ गए. इंडिया में अगर अपन बात करें तो आपका पहला पेज जो है वो आपको बताता है कि इंडिया में दो गैप्स, एक एस और एक इंड एस. तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इंड एस लग रहे हैं? फिर देखेंगे ऐसे कौन से लोग हैं जिन पर एस लग रहे हैं. हेलो. तो आज की तारीख में इंड एस किनको लग रहे हैं? तो फॉर द कंपनीज अदर देन बैंक, NBFC एंड इंश्योरेंस कंपनी. एक मिनट, पहला पहला फेज अपन पकड़ रहे हैं. कौन? कंपनीज. कौन सी कंपनीज? मतलब कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट. जो क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है? नॉर्मल कंपनी के केस 1 अप्रैल 2015 से बोला गया कि आपको अगर वॉल्यूंटरीली लगाना हो तो लगा लो. अब 2015 बीते 7 साल निकल गए, मारो गोली, क्या काम का. अच्छा, 1 अप्रैल 2016 से ये मैंडेटरी किया गया कुछ कंपनीज के लिए. मारो गोली, अपने को क्या करना, अपन अभी कहाँ है? फेज 2 पे. 1 अप्रैल 2017 के बाद जितनी कंपनियां हैं जो क्या हैं, लिस्टेड है. कहाँ लिस्टेड होंगी? स्टॉक एक्सचेंज. कौन से स्टॉक एक्सचेंज? इंडिया के कि इंडिया के बाहर के कि सारे? कोई भी. अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर है, अगर आप लिस्टेड है या आपने अप्लाई कर रखा है फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग, हेलो, तो आप पर तो इंड एस लगेंगे ही. आप एस नहीं लगा सकते. क्या लगेंगे? इंड एस. भाई साहब हम लिस्टेड नहीं है लेकिन हमारी नेटवर्थ 250 करोड़ है, लेकिन 250 करोड़ से ज्यादा है कि बराबर है? और मोर देन और इक्वल टू 250 करोड़ क्या नेटवर्थ, बट लेस देन. और इनकी कोई भी होल्डिंग या कोई भी सब्सिडरी या कोई भी एसोसिएट या कोई भी जॉइंट वेंचर, ये सब अगर कोई भी हैं तो इनके ऊपर क्या लग जाएंगे? इंड एस. सो भाई साहब, इंड एस इस वक्त किन कंपनीज पर एप्लीकेबल है? रुको रुको, धीरे धीरे आओ. एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस.
1/4/2017 से ही लेते हैं, क्योंकि उसके पहले का लेने का कोई मतलब नहीं है। लिस्टेड एंटिटी है तो लगेगा, गोइंग टू बी लिस्टेड है तो भी लगेगा। ओ भाई, मोर देन और इक्वल टू 250 करोड़ अप टू 500 करोड़ नेटवर्थ अगर है, हेलो, तो भी लगेगा। या ये है एक, ये है दो, ये है तीन, चौथे में आएगा एक, दो या तीन की होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो, एसोसिएट हो, जॉइंट वेंचर हो, कुछ भी हो, आप पर लगेगा, चाहे आपकी नेटवर्क कितनी भी हो, उससे मतलब नहीं। अरे बाबू, कंपनी के केस में एप्लीकेबिलिटी समझ में आई? यानी आज की तारीख में अगर मैं उठा के देखूं 1/4/2024 को, सपोज अप्रैल आ गया, और 1/4/2024 को अगर मैं उठा के देखूं तो क्या होगा? लिस्टेड पे एप्लीकेबल है, गोइंग टू बी लिस्टेड पर एप्लीकेबल है। अगर 31 मार्च 2024 को मेरी नेटवर्थ, एक मिनट, 31 मार्च 2024 की नेटवर्थ देखनी है कि 23 की देखनी है? नाउ इंपॉर्टेंट, 31 मार्च 2024 को आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़, 250 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा, लेकिन किससे कम? तो आपके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल होगा, और इनकी कोई भी पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। ओके, लेकिन लिस्टिंग तो बड़े एक्सचेंज पे भी होती है और एसएमई एक्सचेंज पे भी होती है। हम एसएमई एक्सचेंज की लिस्टिंग नहीं बोल रहे हैं, हम लिस्टेड कौन सी बोल रहे हैं? बड़े। अरे भारत में सेबी ने दो अलग अलग प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, एक बड़ी कंपनियों की लिस्टिंग, एनएससी, बीएसई एंड ऑल, कुछ छोटी छोटी स्टार्टअप्स हैं उनकी भी लिस्टिंग होती है, तो वो एसएमई एक्सचेंज होता है। क्या कहलाता है? एसएमई एक्सचेंज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्सचेंज, हम उसकी बात नहीं कर रहे। ओके, अब अगर कंपनी नहीं है, लेकिन कंपनी तो हो गई, अब आते एनबीएफसी पर। एनबीएफसी, एनबीएफसी में ये लागू हुआ कब से? 1 अप्रैल 2018 से, जिनकी नेटवर्थ INR 500 करोड़ और मोर थी। लेकिन हम तो आए किस पर? 1 अप्रैल 2019 पर। एनबीएफसी जिनकी इक्विटी और डेट सिक्योरिटी आर लिस्टेड और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग टू स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग नेटवर्थ लेस देन 500 करोड़। फिर एनबीएफसी दे आर अनलिस्टेड हैविंग नेटवर्थ INR 250 करोड़ और मोर बट लेस देन 500 करोड़, एंड देन उनकी होल्डिंग, सब्सिडरी एंड ऑल दैट। हेलो, इसके बाद ये आए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पे। कमर्शियल बैंक्स में कैसे लगेगा? इसके बाद ये आए इंश्योरेंस एंटिटीज पर कि ये कैसे लगेगा। तो अभी तो ये सब डेफर कर दिए गए। हेलो, आरबीआई ने इन दोनों के बारे में अभी कुछ भी नहीं बोला है, इनको डेफर कर दिया गया। तो अभी इंडेस किस पे लग रहे हैं? एक तो लग रहे हैं नॉर्मल कंपनी पे, एक लग रहे हैं एनबीएफसी पे। और एनबीएफसी पे कैसे लग रहे हैं? जो लिस्टेड है, और लिस्टेड के साथ साथ क्या चाहिए? 500 करोड़ की क्या चाहिए? एंड हैविंग नेटवर्थ, मतलब खाली लिस्टेड एनबीएफसी नहीं, लिस्टेड होने के साथ साथ नेटवर्थ 500 करोड़। और जो अनलिस्टेड है उनका
अनलिस्टेड है तो 250 करोड़ से INR 500 करोड़ अगर है, हेलो, तो आप पे लग जाएगा। लिस्टेड हो तो 500 करोड़ और लिस्टेड नहीं हो तो 250 से 500, और फिर उनकी होल्डिंग एंड सब्सिडी। इसको अपन आराम से कल लिखेंगे, इसमें कुछ गड़बड़ है अभी, इसको मैं सुधारूंगा अभी, फिर इसको अपन सही से लिखेंगे। लेकिन अभी आपने जो लिखा हुआ है, अब आपकी कॉपी ही आपका सब कुछ है। अब आपको बार बार मॉड्यूल उठा के देखना नहीं है। ये थ्योरिटिकल पोर्शन है, बहुत बोर टाइप का पोर्शन है, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आता है। हेलो, और 4-4 नंबर में कुछ भी आ सकता है यहाँ से, इसलिए अपन इस पे कोई भी चांस नहीं लेंगे। गॉट इट? बाकी की बातें करेंगे। धन्यवाद। कल बताता हूँ ना NBFC के बारे में, और वो गड़बड़ है वहाँ पे एक लिमिट।